चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक मुद्दे पे। ये मुद्दा जो है इन दिनों काफ़ी छाया हुआ है और इसके ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये चाहे हो सकता है कि मेरे और आपसे डायरेक्टली नहीं जुड़ा हो, लेकिन ये कई सारे लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये पिछले दिनों में आपने कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ देखी होंगी कि एक एरोप्लेन में जो है हमारे कुछ भारतीयों को इस तरह से चेन से, हथकड़ियों से बाँध करके लाया जा रहा है। ऐसे प्लेन के अंदर लेकर के आया जा रहा है जिसमें प्रॉपर सीट्स नहीं है, जो कि केवल सैनिकों को और बल्कि उनके सामानों को लाने ले जाने के काम में लिया जाता है। ये कोई प्रॉपर मतलब ऐसा प्लेन नहीं है जिसमें कि यात्रियों को लेकर के जाया जाता हो। तो यहाँ पे हथियारों को ले जाने वाला ये प्लेन है और ये वाला प्लेन है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाया है मैंने फ़ोटो में कि इस प्लेन के अंदर जो है टैंकर्स को, हथियारों को लेके जाते हैं। इस प्लेन के अंदर जो है हमारे कुछ यात्रियों को, हमारे कुछ भारतीयों को लेकर के आए हैं, जिसके अंदर ना तो प्रॉपर सीट्स हैं और फिर वहाँ हमारे हमारे जो भारतीय हैं उनको जो है हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में हथकड़ियाँ डाल कर के लेके आए हैं। ऐसे प्लेन में जिसके अंदर कुल मिला के 1 वॉशरूम था और हमारे करीब 103, 104 यात्रियों को वो लेकर के आए। उनके लिए सबके लिए केवल 1 वात वॉशरूम था और वो भी ऐसे जब वो बिना चेन खोले उनको जो है वॉशरूम में भेज रहे थे। और 44 घंटे की यात्रा थी उनकी, 44 घंटे की, क्योंकि ये कोई नागरिक एरोप्लेन नहीं है जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये केवल सामान कैरी करने वाले एरोप्लेन्स हैं, ठीक है? ये कोई फाइटर जेट भी नहीं है, ये केवल सामान कैरी करने वाले हैं। और फिर इनको खाने को क्या दिया? जहाँ हमारे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, उन लोगों को पहली बात तो मांसाहारी भोजन दिया और वो भी कैसा, बीफ का, जो तो हमारे मतलब ज़्यादातर लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा खाना, ऐसी चीज़ें उनको दी गई खाने के लिए। और सबसे बुरा जो बर्ताव उन्होंने करा वो सिख साथियों के साथ में किया है, जिनके टर्बन उन्होंने उतार करके जो है वहाँ डस्टबिन में फेंक दिए और कुछ एक के तो उन्होंने यहाँ तक कि बाल भी काट दिए। तो ये बहुत ही गंदा व्यवहार था और कम से कम अमेरिका जैसे कंट्री से तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। और देखिए मतलब इस तरह से हथकड़ियाँ डाल कर के उनको लेकर के आया गया। तो ये सारे जो है उन्होंने किया क्यों? क्योंकि ये सारे जो नागरिक थे वो वहाँ पर अवैध रूप से घुस गए थे। अवैध रूप से जो है ये अमेरिका में रह रहे थे। कैसे घुसे या वो अलग मुद्दा है, पर ये अभी जब इनसे वहाँ पे व जो वीज़ा पासपोर्ट दिखाने के लिए बोला गया है तो ये कुछ स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाए। इसलिए जो है सरकार ने इनको गिरफ्तार किया, वहाँ की सरकार ने, और इनको कहा है कि भई आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड डिपोर्टेशन। तो इनको कहा है कि भैया आपको यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं वापस से अपनी कंट्री पे। अच्छा, अब डिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या है कि 2 तरीके होते हैं, या तो हमारी कंट्री को वो बोलते हैं कि भई आप अपने नागरिकों को वापस ले लीजिए, या फिर हमसे कहते हैं कि भई या तो फिर वो खुद से उनको ठीक से छोड़ते हैं। देखिए, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि पिछले वर्षों में कितने भारतीय जो हैं यहाँ से भाग गए हैं। देखिए, 2012 में 642 पकड़े गए हैं, ये वो हैं जो पकड़े गए हैं इल्लीगली आते हुए। 2013 में इनके नंबर 1067 थे, 2014 में 1500 च 25 जो करीब-करीब डेढ़ गुना हो गए, फिर करीब 1000 और बढ़ गए, 2578, फिर देखिए फिर करीब डेढ़ गुना हो गए ये 2016 में, और फिर 2017 में इसमें छोटी-सी एक स्लो डाउन हुआ, कम हुए लोग। लेकिन 2018 में अचानक से इनके नंबर बड़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। अगर आपको पता हो कि ये कौन-सा समय है, आप देख लिया, थोड़ा-सा आप अंदाज़ लगाएँगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर देखिए 2020, 21 और 22 में इसमें बड़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, जिसमें 2022 में जो एक लंबी छलांग लगाई है इसने, जो कि करीब-करीब हो गए 63,927। ये वो लोग हैं जो इल्लीगली जाते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि यही है कुल मिलाकर के सारे लोग। तो ये जो है मतलब इनके नंबर इतनी तेज़ी से बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं ये आप जानते हैं, कई सारे कारण रहे हैं 2020, 21, 22 के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे है कि भई किस-किस कंट्री से लोग आ रहे हैं। किस-किस कंट्री से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक विचित्र स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि ये जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो भारत से जा रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हुए दिखे हैं हमको, वो कहाँ से दिख रहे हैं? भारत से। और 2020 का ये डेटा है, 21-22 में तो और भी ज़्यादा बढ़ गए 23 तक। तो इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग जो है पकड़े गए वो 2020 के अंदर। उसके बाद जो दूसरे हैं वो मेक्सिको के, तीसरे नंबर पर रशिया, चौथा चाइना, पाँचवाँ सीरिया, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन, फिलीपींस एंड अफ़गानिस्तान। अच्छा, अब इसमें ये समझ लेना चाहिए कि मतलब देखिए रशिया और चाइना तो काफ़ी डेवलप्ड है, वो भी अपने लोगों को वहाँ पे जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। तो कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई आखिर लोग जाते ही क्यों हैं? तो पहली बात तो है कि भाई उनको बेहतर ज़िंदगी जीने की तलाश के अंदर वो जा रहे हैं। दूसरा, उनके ऊपर कर्ज़ा हो गया है, काफ़ी कर्ज़ा हो गया हो, तो वो कर्ज़ा उतारने के लिए वो सोच रहे हैं कि भई इंडिया में जो है वो रुपीज़ में कमा रहे हैं, अगर उतना ही अमाउंट वर्क अगर वो यूएस में करते हैं तो उनको डॉलर्स में मिलेंगे। डॉलर्स और रुपए के बीच में अंतर जो है अभी आप जानते हैं कि 85-86 रुपए चल रहा है। तो अगर वो वहाँ से किसी भी तरह से $100 भी 1 महीने का कमा के
यहाँ पे भेज देते तो यहाँ 88,000 रुपए उनके घर वालों को मिलेंगे। तो कर्जा उतारने के लिए काम आएँगे। अगर वहाँ रहे और वहाँ किसी भी तरह से उनको नागरिकता मिल गई तो उनके बच्चों का अच्छा भविष्य हो जाएगा, वो अच्छे पढ़ पाएँगे, अच्छे रिसर्च कर पाएँगे, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अच्छी फैसिलिटीज़ वो रशिया में अमेरिका में मिलती है पढ़ने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और शोषण से मुक्ति, आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने तरीके से शोषण हो रहा है। आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, रिलीजियस शोषण, पता नहीं कितने तरह के शोषण हैं, आप जानते हैं। यहाँ पे जीना बड़ा आसान नहीं है हर आदमी के लिए। सबसे बड़े जो कमी है वो है कि नौकरी नहीं है। अगर वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनके जो मालिक हैं, वो उनसे काफ़ी लूटते हैं। उनको पूरी तरह से पेमेंट नहीं दे रहे हैं, वेजेस बराबर नहीं दे रहे हैं। उनको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम पे काम कराते हैं। 8 घंटे की जगह 10 घंटे, 12 घंटे तक उनको काम करना होता है और उनसे हर तरह का काम वो ले लेते हैं। ये नहीं डेज़िग्नेशन कि भैया अगर आप क्लर्क हैं, तो वो क्लर्क का ही काम करेंगे। आप क्लर्क हैं, तब बाकी काम भी ले करिए। तो ये सारी चीज़ें। तो अब इसके कारण जो है काफ़ी सारे लोग अमेरिका पहुँच गए। अब वो पहुँचते कैसे हैं? तो पहुँचने के भी बहुत सारे तरीके हैं, कुछ कबूतरबाज़ी से। अभी कबूतरबाज़ी का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई कुछ टाइप का परफ़ॉर्मेंस करने गए हैं, खेलने गए हैं या कोई शो करने गए हैं और वो वहाँ उनके लिए उसका जो वीज़ा मिलता है, उस वीज़ा के बाद में वो वापस लौट के नहीं आ रहे। डंकी रूट से, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है, इसको हम थोड़ा डिटेल में लेंगे। दूसरा है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में अगर कोई घूमने गया, घूमने जाने की एक मियाद होती है, कुछ टाइम होता है, उसके बाद में वो वापस लौट के नहीं आए। तो वीज़ा एक्सपायर हो गया लेकिन पर्सन वहीं पे ट्रैप हो गया, वहीं रह गया। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ होते हैं वो स्टडी वीज़ा के लिए चले जाते हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं और पढ़ने के बाद में जो है सरकार उनको कुछ टाइम देती है वहाँ पे काम करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो वो पीरियड होता है, उसके अंदर वो वहाँ पे काम-वाम करते हैं और उसके बाद में वो वापस लौटते नहीं हैं। तो ये अलग-अलग तरीके हैं जिससे कि वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में वापस लौटते नहीं हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वो इल्लीगल तरीके से वहाँ पे रहते हैं। और इन सब में से जो सबसे बड़ा तरीका है वो डंकी रूट। डंकी रूट क्या होता है? डंकी रूट है मतलब कि भारत से जो है कई सारे लोग इस तरह से जो है कई एजेंसीज़ बनी हैं जो कि आपको गलत तरीके से जो है यहाँ से अमेरिका पहुँचा देती है। तो वो तरीका क्या है कि वो आपको शिप से या एरोप्लेन से किसी कंट्री में ले जाएँगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है ये रास्ता है डंकी रूट का। तो सबसे कॉमन कि वो यहाँ से साउथ अमेरिकन कंट्री ग्वाटेमाला पहुँचा दें या वो मेक्सिको पहुँचा दें या कुछ और कंट्रीज़ में पहुँचा दें और वहाँ से लोग जो हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके और पैदल जंगलों के बीच में से, नदियों से, तालाबों से, पानी के अंदर से, जंगलों से, पहाड़ों से गुज़र-गुज़र करके जो है और वो मेक्सिको के बॉर्डर तक पहुँचते हैं। डंकी रूट में जनरली जो है उनको 40 से 45 दिन का टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है कि वो कौन-सा रूट उन्होंने लिया है। अलग-अलग तरह का रूट वो ले सकते हैं। और उसी के हिसाब से उनके जाने का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको क्लियर से बताया है किस तरह से जैसे पनामा सिटी जा सकते हैं और कोस्टा रिका पहुँच सकते हैं वो, ठीक है? ये ग्वाटेमाला है, मेक्सिको सिटी है, तो इनमें से किसी भी जगह पे वो पहुँचेंगे। कहीं कभी वो शिप से जाते हैं, कभी वो एरोप्लेन से उतार दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से उनका पैदल जर्नी शुरू होती है। पनामा पहुँच गए तो वहाँ से पैदल जर्नी या फिर वो कोस्टा रिका से या इन सब जगहों से वो पैदल चलते हैं। और ये पैदल चलना उनके लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो जंगलों में से होके जा रहे हैं, जंगली जानवरों के शिकार हो सकते हैं, साँप-बिच्छू वगैरह उनको खा सकते हैं। इसके अलावा लुटेरे हैं वहाँ पे, तरह-तरह के लुटेरे हैं। तो वो लुटेरे जो होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब इन ये गलत तरीके से आए हैं तो इन पे कोई कानून चलेगा नहीं, तो वो भी इनको लूटते हैं। और इसके अलावा जो बीच में जो भी उनको सामान-वामान चाहिए होता है, खाना-पीना, वो सब भी इनको जो है काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइस में मिलता है। तो कई कई तरह से उनका शोषण हो रहा है यहाँ पे और ये जो है बड़ी मुश्किल से ये मान के चलते हैं कि करीब 20% लोग तो कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं, उससे पहले वो मर जाते हैं। तो ये बहुत दुःख भरी स्थिति है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब ये कितना मुश्किल सफ़र होने वाला है, वो तो केवल एजेंट्स के पास पहुँचते हैं, एजेंट्स बोलते हैं हम पहुँचा देंगे करके और वो तरीका जो होता है उनका, एक बार वो यहाँ से निकले उसके बाद तो कुछ लौटने का उनके पास तरीका नहीं है, तो वो वहाँ चलते जाते हैं जैसी भी इनकी मजबूरी है। तो क्या हुआ था पिछले दिनों एक और रूट है कनाडा होकर के, तो वहाँ से जो है मतलब कनाडा में एक गुजरात की एक फैमिली थी, उसने अपना सारा पैसा-वैसा मतलब अपना सारी प्रॉपर्टी, दुकान वगैरह सब बेच करके करीब 45-50 लाख रुपए जो है एजेंट्स को दिए और हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, वो इसी तरह से एजेंट्स के दे कर के जो है एजेंट को पैसे दे कर के वो वहाँ से रवाना हुए और वो पहुँच गए कनाडा और कनाडा से उनको जो है इस तरह से ले जाया जा रहा था, तो पूरे बर्फीला रेगिस्तान सा है वो, उसके अंदर से होकर के जा रहे थे और बीच में जो है बर्फीले तूफ़ान आए। तो अब देखिए खाली मैदान, उसमें कहीं आपको छुपने की जगह नहीं है और वहाँ पे तूफ़ान आए तो ये जो है गिर गए वहाँ पे और उनको तूफ़ानों ने कवर कर लिया। अच्छा, अब ये जो जा रहे हैं ना, ये 30-30, 40-40 के जत्थे में जाते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं, तो अगर
किसी कारण से अगर नहीं पहुँच पाए, तो वो अगर कोई गिर गया, घायल हो गया, मर गया, तो कोई रुकता भी नहीं है उनके लिए, तो वो उनकी लाशें कई दिनों बाद मिली थी। तो देखिए, जब मेक्सिको बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे बड़ी-बड़ी दीवारें बन रही है, करीब-करीब 20-20 फीट लंबी, ऊँची दीवारें इस तरह से, पूरे रास्ते में। तो अब इसको कूदना होता है। अब इसको कूदना कोई आसान काम नहीं है, हर कोई तो ऐसे चढ़ नहीं सकते जंगले के ऊपर, हर कोई तो चढ़ नहीं सकता ऐसे लोहे पे। तो क्या होता है, उनके वहाँ पे एजेंट्स हैं, तो वो एजेंट्स इस तरह से चढ़ जाते हैं, चढ़ कर के ऊपर जो है वो रस्सी का आकड़ा फँसा देते हैं, रस्सी की सीढ़ियों का। फिर उनको उस रस्सी की सीढ़ियों पे से चढ़ कर के जाना होता है और तब वो दूसरी साइड पहुँचेंगे। अच्छा, ये जो है इतना खतरनाक काम है, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ, ट्रैफ़िक की गाड़ियाँ वहाँ पे चलती रहती है हर थोड़ी-थोड़ी देर के अंदर। तो इन लोगों को ऐसा मालूम रहता है कि भई कितनी देर के बाद में दूसरी गाड़ी आएगी, लेकिन कई बार उससे पहले भी आ जाती है। और अगर वो आई और उन्होंने देख लिया इस तरह कोई कर रहा, तो सीधे गोली मार देते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये देखिए, ये एजेंट्स, ये जो मतलब वो एजेंट्स के इस तरह के लोग होते हैं, वो यहाँ पे चढ़ रहे हैं और ये यहाँ पे ऊपर पहुँच कर के वहाँ वो सीढ़ी अटका देंगे। फिर उस सीढ़ी पे चढ़ना। अच्छा, हम लोगों में से कई जने जो है 20 फीट की ऊँचाई पे साधारण सीढ़ी से भी नहीं चढ़ सकता, जो लकड़ी की सीढ़ी है, और ये तो रस्सी की सीढ़ी पे से चढ़ना होगा, तो इतना मुश्किल काम होता है, खतरनाक काम होता है। एक बार उस तरफ पहुँच जाते हैं, तब इनका क्या होगा? अब देखिए, एक बार उधर पहुँच गए तो पुलिस के हत्थे ये चढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है उनको, या तो आत्मसमर्पण कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर दिए तो फिर वो आपको जो है वहाँ पे ले जाके जेल में डाल देंगे, और फिर वहाँ पे क्या होता है कि 2 काम होते हैं, या तो वो सीधे वहाँ से डिपोर्ट कर दें, या फिर आपको कोर्ट में पहुँचा देंगे, और कोर्ट जो होगा वो वहाँ पे बताएगा कि भई आपको क्या करना है। तो इनको पूरा रीज़न देना होता है। ये कहते हैं कि भई हम तो हमारे देश में सताए जा रहे हैं और हमारी जान को खतरा है, ये है, वो दुनिया भर के वो बहाने करते हैं। उनको पहले से बताया जाता है कि ऐसे-ऐसे बोलना है आपको। तो फिर वो जो है वहाँ पे उनको राजनीतिक शरण मिल जाती है, कई बार वीज़ा भी मिल जाता है, या फिर छुप-छुप के रहो फिर, है ना? तो देखिए, यहाँ पे पहुँच गए ये, अब यहाँ पे इनको पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है? अगर बचने की कोशिश करेंगे तो गोली भी मार दी जाएगी। तो देखिए, ये है, इनके हत्यारों की तलाशी हो रही है कि भई इनके पास कुछ चीज़ तो नहीं है खतरनाक जो हमारे को नुकसान पड़ सकती। तो अगर अगर इन्होंने ये सरेंडर नहीं किया, हाथ ऊपर नहीं किए, तो भई इनको गोली भी मारी जा सकती है। तो बड़ी विपदाजनक स्थिति है, हालाँकि इनको ये सारी चीज़ें एजेंट्स पहले से बता के रखते हैं कि तुमको वहाँ करना क्या है। तो अगर उन्होंने बिल्कुल उनकी बातों को फ़ॉलो किया है, तो कई बार जो है कि इनको वहाँ पे जेल में डाल देंगे, और फिर जब इनकी कोर्ट में पेशी होती है और इनको ऐसे रीज़न बताने होते हैं, अगर वो रीज़न जो है उस वहाँ के मजिस्ट्रेट को पसंद आ गया, ठीक है, उनको लगा लीगल है, सही है कि भई ये राजनीतिक शरण मार रहा है, क्या हो सकता है कि भई इसको अपने देश के अंदर सेफ्टी नहीं मिल रही है, या कुछ इस तरह का कारण है, तो या कोई रिलीजियस रीज़न है, या कोई और रीज़न है, तो वो हो सकता है कि उनको वीज़ा दे दें। और नहीं तो फिर देखिए, अब ये भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो हथियार ताने में है, तो वो हथियार चला भी देते हैं, और ये इनकी जान चली भी जाती है, और इनका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। अब कितना इसमें खर्चा होता है ये भी देख लीजिए आप। इसमें करीब 40 लाख से लेकर के 1 करोड़, मिनिमम 40 लाख रुपए है। मिनिमम 40 लाख रुपए तो केवल कैश हैं, और वो अमाउंट जो है वो अप टू डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट एजेंट का, तो वो 1 करोड़ तक जा सकता है। तो इतना पैसा दे करके, इतनी जिल्लत ज़हन सह करके, इतनी दिक्कतें सह करके ये लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो भई कारण ही क्या है? 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके तो आप इंडिया में कोई अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि वहाँ पहुँचने पे आपको कंट्री जो है काफ़ी, आपको आपके आपके लिए कंट्री जो है काफ़ी कुछ करती है। अगर कोई अमेरिकन नागरिक है और उसको आप दुनिया में किसी भी जगह सताओगे, तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो है उसके लिए फ़ाइट करती है। हमारा देश जो है नहीं करेगा, या कोई दूसरे देश हैं वो नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। देखिए, वो कितना कमाते हैं और किस काम में लगते हैं। तो ये देखिए, फार्मिंग में जाके लगते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। तो ये कोई जॉब तो वहाँ कर ही नहीं सकते, बैंक में अकाउंट वो खोल नहीं सकते। तो ये ऐसे काम करेंगे, ऐसे सेक्टर जो है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या फिर जो भी पोर्टर वगैरह होते हैं उस तरह का काम हो गया, या कुछ इस तरह के काम जिसकी जिसकी कि कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है, गवर्नमेंट को पता नहीं पड़े, और इनको डेली वेजेस पे पैसा मिल जाता है। अब जो पैसा उनको मिल रहा है ना, वहाँ पे इनका शोषण होता है क्या-क्या। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 1 घंटे के लिए $15 देने होते हैं। सरकारी नियम ये है कि 1 घंटा काम करेगा तो $15 जो हो गया। अगर वो लीगली शॉप में कर रहा हो, या किसी बिज़नेस में कर रहा हो, या किसी जगह कर रहा हो, तो उसको मिलते हैं, ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट $15। तो इसकी जगह इनको क्या मिलेंगे, $5, $6। कभी होटल में काम करते हैं, कभी बर्तन धो रहे होते हैं, कभी कार वॉश कर रहे होते हैं, कभी खेती-बाड़ी कर रहे हैं, कभी फ्रूट पिकिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड में नहीं रहती है, ठीक है? लेकिन अगर वो दुकान पे काम कर रहा होगा, या फिर वो किसी ऑफ़िशियल काम कर रहा होगा, या हिसाब-किताब का काम कर रहा होगा, या बैंक में काम कर रहा होगा, तो उनका हिसाब रहता है, और फिर उसके लिए तो वीज़ा होना ज़रूरी है। तो उनको तो ठीक-ठीक
पैसे मिल जाएँगे जो कि उनका हक है। लेकिन यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको पैसा बराबर नहीं मिलता, तो यहाँ उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। लेकिन ये लोग इसमें भी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो पैसा इनको मिल रहा है, वो भी इंडिया के कंपैरिज़न में कई गुना ज़्यादा है। ठीक है? तो इसलिए वो यहाँ पे भी ये काम करने को भी खुश रहते हैं। अब बात है कि क्या अमेरिका की नागरिकता उनको मिल जाती है? तो इनमें से कइयों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वो लोग थे जो कि कोर्ट में सरेंडर कर दिए थे और अब उन्होंने जो है कोर्ट में अपना कोई वैलिड रीज़न दिया, तो मजिस्ट्रेट इनको हो सकता है कि नागरिकता दे दें। लेकिन कई बार क्या होते हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं या सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो सीधे छुपते-छापते जो है अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुँच गए, तो अब क्या होगा कि वो वहाँ से जो है छोटे-मोटे काम करते रहेंगे छुपते-छुपाते। नागरिकता का एक और तरीका है क्या कहते हैं सिटीज़नशिप बाय बर्थ। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चा वहाँ पैदा होता है, तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है और उसके साथ में उनके माँ-बाप को भी मिल जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि भई ये बच्चे को यहाँ छोड़ के हम कहाँ जाएँगे? तो वो तरीका है। अब जिसको नागरिकता नहीं मिली है, वो क्या करेंगे, वो वहाँ से निर्वासित हो जाएँगे। अब जो निर्वासित हुए हैं, तो आपने देखा है पिछले दिनों भारत आए हैं कुछ लोग, तब उनका क्या होगा? तो उनकी ज़िंदगी बड़ी बुरी होगी, देखिए आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है, मतलब ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट, मुझे तो नहीं लगता उनको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ, हालाँकि मैं जानता हूँ कि जो खुद से अपना काम कर सकते हैं, वो तो कर लेंगे, ठीक है? वो तो अपना बिज़नेस वगैरह सेटअप कर लेंगे। तो मैंने पिछले दिनों एक एक देखा था कि उसने यहाँ आने के बाद में अपनी खुद की एक ट्रक खरीद लिया। उस ट्रक पे उसने लिखा है डिपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। तो देखिए, मतलब ये इट मे बी अ जोक, बट जो भी है, तो कुछ लोगों के पास अपनी खुद की योजनाएँ होती हैं, वो उस पे काम कर सकते हैं और वो चल सकते हैं। अदरवाइज़ अब यूएस के आगे की क्या योजना है, देखिए, एक प्लेन उनको यहाँ लाने में जो है $8 मिलियन खर्च हो रहे थे, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो नहीं चाहते हैं कि हम बार-बार जो है इन लोगों को लेकर के इंडिया जाएँ। तो उन्होंने क्या तरीका ढूँढा है कि दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इनको लेने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यूएस उनके लिए एड देगी उनको कि भैया ये लोगों को तुम रख लीजिए अपनी जेलों में और हम तुमको इनका खर्चा देंगे। तो कोस्टा रिका है, मेक्सिको है, वेनेजुएला है, तो इन कंट्रीज़ ने जो है उनसे डिमांड करी कि भाई आप हमें दे दीजिए, हम इनसे लेबर भी करा लेंगे और आप इनका खर्चा उठाने के लिए हमको पैसा दे दीजिए। तो अब ये जो है यूएस इनको आगे इंडिया नहीं भेजेगा, बल्कि इन कंट्रीज़ में इनको भेज देगा, जहाँ इनको कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा और इसके आगे का क्या होना है ये पता नहीं है। हालाँकि अभी रिसेंटली 5 जने जो है वहाँ से लौट कर के आए हैं कोस्टा रिका से इंडिया में। तो आ गए हैं, वो सिविल एरोप्लेन से आए हैं, कैसे आए हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आए हैं, तो अगर इस तरह से आ पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर हमारी गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करेगी नहीं, तो ये बहुत बुरी स्थिति रहेगी और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब किस तरह से लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कितना बुरी तरह से वो हमारे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। हैं? पंजाबी भाइयों के उन्होंने टर्बन उतार दिया, मतलब टर्बन तो उनकी शान होती है। हैं, उनके बाल काट दिए जो कि उनके रिलीजन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो कुछ इस तरह से ट्रीट करना, हमारे लोगों को वो जो है हथकड़ियाँ लगा कर के भेज रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको डेटा बताया था कि वहाँ पे रशिया के भी कई सारे लोग हैं, चाइना के भी बहुत सारे लोग हैं। क्या कभी अमेरिका की हिम्मत होगी कि वो रशिया या चाइना में इस तरह से लोगों को भेज पाएगा? डेफ़िनिटली नहीं भेजेगा। किसी भी हालत में नहीं भेजेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि वो भी शक्तिशाली देश हैं और वहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम भारत के साथ वो कर सकते हैं? भारत के, क्योंकि उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि संसद में जब उनसे बार-बार प्रश्न पूछा गया है, तो बचाव करते हुए भाई साहब खड़े हुए और बोलते हैं कि भई इससे ये तो पहले भी होता हुआ है। तो पहले होता हुआ है तो पहले की सरकार को तो हमने उतार दिया ना, अब आपको चुना है, तो आप तो अपना दिखाओ, आप तो लाल आँखें दिखाने वाले थे, आप तो बराबर का हक माँगने वाले थे, आप तो रुपया डॉलर बराबर करने वाले थे। तो ख़ैर, मैं इन बातों पे नहीं पड़ता चाह रहा, लेकिन हमारे नागरिकों का सम्मान हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग जो है विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने देश के नागरिकों का सम्मान का हक मानते हैं। अगर आप किसी ब्रिटिश नागरिक को यहाँ पे सताएँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसका आपसे उत्तर पूछेगी। अमेरिका की गवर्नमेंट उनसे अपने नागरिक के लिए उत्तर पूछेगी, हम क्या कर रहे हैं?